बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि करेक्ट राइटिंग और करेक्ट स्पीकिंग के लिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको हम प्रॉपर सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कॉमन जो है वो की जाती हैं और जिनको नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और शुरू करने से पहले यूट्यूब पे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप रिसीव कर सकें। जी स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, BA इंग्लिश पार्ट 2 यानी कि पेपर बी, BA इंग्लिश का पेपर बी, और इसमें करेक्ट राइटिंग और उसके रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ ऐसे तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक वर्ड होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट हमेशा आप लेते हैं किसी डॉक्टर से या किसी फॉर्मल रिलेशन से। कभी भी आप अपने दोस्त के लिए लफ्ज़ अपॉइंटमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद असलम अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये गलत है। आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद असलम अ फ्रेंड ऑफ माइन के साथ किसी दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, बल्कि आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आई हैड एन अपॉइंटमेंट की बजाय आप कहेंगे आई हैड अरेंज टू मीट माई फ्रेंड असलम या असलम अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो अरेंज टू मीट आप इस्तेमाल करते हैं अपॉइंटमेंट की जगह पे अगर आपका रिलेशन जो है वो इनफॉर्मल हो। अच्छा, सेकंड वर्ड जो है वो है बेस्ट। अच्छा, बेस्ट जो होता है अगर उसके बाद कोई नाउन आ जाए, बेस्ट के फ़ौरन बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो आप उसके बाद इन इस्तेमाल करते हैं, IN। मिसाल के तौर पे अली इज़ द बेस्ट सर्जन इन लाहौर। तो आप बेस्ट के बाद इन आया, बेस्ट के बाद सर्जन आया, बेस्ट के बाद नाउन आया, तो इसके बाद आपने इन को यूज़ करना है। यानी कि अली इज़ द बेस्ट सर्जन ऑफ लाहौर नहीं कहना, ये गलत अंग्रेज़ी है, बल्कि आपने बेस्ट के बाद अगर कोई नाउन आता है तो आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है जी, इन इस्तेमाल करना है। इसके बाद थर्ड जो वर्ड है वो है बस, BUS। अच्छा, बस में सवार होने के लिए आप हमेशा ऑन इस्तेमाल करेंगे फ्रेजल वर्ब के साथ। मिसाल के तौर पे द बेस्ट वे टू सी लंदन इज़ टू गेट इन अ बस गलत है। द बेस्ट वे टू सी लंदन इज़ टू गेट ऑन अ बस। गेट इन अ बस नहीं होता बल्कि गेट ऑन अ बस होता है। यानी बस पे सवार होकर लंदन को देखना जो है वो एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बस में सवार होकर लंदन को देखें। इसी तरह एक और सेंटेंस है, शी सेड आई वॉज इन द रॉन्ग बस। ये गलत है, शी सेड आई वॉज ऑन द रॉन्ग बस। तो आपने देखा कि बस के लिए चूँकि बस की जो सरफेस है जब आप सवार होते हैं तो वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर आप जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे ऑन इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर आप कार में बैठें तो आप इन इस्तेमाल कर सकते हैं, इनटू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस में आप गेट इन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि गेट ऑन इस्तेमाल करते हैं। कार में बैठने के लिए आप गेट इन इस्तेमाल करते हैं या फिर गेट इनटू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो वर्ड है डार्क, DARK। अच्छा, डार्क के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखें, एक होता है नेचुरल लाइट यानी कि जिसको आप शाम की रोशनी कहते हैं, और एक होता है इन अ रूम लाइट। बात फॉलो कर रहे हैं ना? एक होती है नेचुरल लाइट यानी कुदरती रोशनी जो होती है। तो जब शाम की रोशनी कम होने लगती है ना और आहिस्ता आहिस्ता रात छाने लगती है तो उस वक्त हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं गेट डार्क या ग्रो डार्क। ये दो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं नेचुरल लाइट को कम करने के लिए। जब आप यानी आप देखते हैं शाम हो रही है, रात होने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी जो है बहुत कम होती जा रही है, तो आप गेट डार्क या फिर ग्रो डार्क इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर किसी कमरे या किसी इमारत के अंदर है ना कोई रोशनी तो आप उसको गो डार्क इस्तेमाल करते हैं, गो डार्क। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि
सून इट बिगैन टू बिकम डार्क एंड इट वॉज टाइम टू गो होम। तो ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब बिकम डार्क नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया। सून इट बिगैन टू गेट डार्क, अभी शाम का अंधेरा छाने लगा एंड इट वॉज टाइम टू गो होम, और घर जाने का वक्त था। एक तो ये बात हो गई कि शाम के अंधेरे के लिए गेट डार्क या फिर ग्रो डार्क, GROW, और जबकि कमरे के अंदर रोशनी के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, गो डार्क। मिसाल के तौर पे कमरे की रोशनी में आप बोलते हैं द लास्ट कैंडल वेंट आउट एंड एवरीथिंग बिकेम डार्क, ये भी गलत है। आखिरी शमा बुझ गई और हर चीज़ के ऊपर अंधेरा छा गया। द लास्ट कैंडल वेंट आउट एंड एवरीथिंग वेंट डार्क, बिकेम डार्क नहीं आएगा क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। कमरे के बाहर नेचुरल लाइट जब कम हो तो गेट डार्क और ग्रो डार्क, कमरे के अंदर गो डार्क। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है एग्जैक्टली आपकी इन्फॉर्मेशन में हम इस हिसाब से इजाफा कर रहे हैं कि एक वर्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड है डिस्टेंस का। डिस्टेंस कहते हैं फासले को। तो इस बारे में थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब आप किसी जगह के दूर दराज होने को जाहिर करते हैं ना, तो आप लॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस आप उस वक्त लेते हैं जब आप दो जगहों का दरमियानी फासला लेते हैं। डिस्टेंस कब लेते हैं, जब दो जगहों का दरमियानी फासला जाहिर करना हो। वैसे अगर आप किसी दूर दराज की जगह के बारे में बात करें तो आप क्या कहते हैं, लॉन्ग वे। मैं आपको मिसाल देता हूं, इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द बीच। अब ये दो जगहों के दरमियानी फासला है। मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, इट वॉज द लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द बीच, ये गलत है। बल्कि आप बोलते हैं इट वॉज अ लॉन्ग वे बिटवीन द होटल एंड द बीच। होटल और साहिल के दरमियान एक लंबा रास्ता है, उसके लिए आप डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करते बल्कि लॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो नेक्स्ट आपका वर्ड है एग्जैक्टली वो वर्ड है आपका फीवर का। फीवर, ये दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फीवर और एक होता है टेम्परेचर। अच्छा, फीवर जब भी होगा वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा। फीवर जब भी होगा तो कब होगा, किसी इन्फेक्शन की वजह से। जबकि आम क्या होता है, टेम्परेचर, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझते हैं कि जब बुखार तेज़ हो जाए तो आप उसको फीवर कहते हैं और उसकी काज कोई ना कोई इन्फेक्शन होगी। अगर बुखार कम हो तो आप उसको टेम्परेचर कहते हैं। तो एग्जैक्टली मतलब इसको जब आप बयान करते हैं, आप बोलते हैं आई हैड कॉट अ कोल्ड एंड हैड अ हाई फीवर। तो सर्दी का लग जाना जो है उसके बाद, चूंकि इसमें इन्फेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए आप हाई फीवर नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आई हैड कॉट अ कोल्ड एंड हैड अ हाई टेम्परेचर। मुझे सर्दी लग गई और मुझे तेज़ बुखार हो गया। तो आपने ये जाना कि फीवर जो है वर्ड वो हमेशा या इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो या फिर तेज़ बुखार हो। अगर बुखार कम है और उसमें कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट नहीं है तो क्या यूज़ करते हैं जी, टेम्परेचर। अच्छा, इसी तरह फ्लू है। फ्लू का लफ्ज़ आई थिंक आई हैव कॉट अ फ्लू, आई थिंक आई हैव कॉट द फ्लू। अच्छा, फ्लू आप जब भी यूज़ करेंगे या तो आप अकेला फ्लू यूज़ करेंगे, FLUE, फ्लू कहते हैं नज़ला को, या तो आप यूज़ करेंगे अकेला फ्लू यानी FLUE ओनली, या फिर आप यूज़ करेंगे द फ्लू यानी आर्टिकल फ्लू के साथ क्या लगेगा, द, THE। आप कभी भी फ्लू के साथ आ फ्लू यूज़ नहीं करेंगे, टेक्निकली ये आपकी गलत अंग्रेज़ी है। तो आई थिंक आई हैव कॉट आ फ्लू गलत है, आई थिंक आई हैव कॉट द फ्लू जो है वो दुरुस्त इंग्लिश है। तो ये बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं कि नॉर्मली जब आप बोल रहे होते हैं तो आप फील कर रहे होते हैं कि ये वर्ड जो है ये रॉन्ग है। एग्जैक्टली बाज़ों का आप कह रहे होते हैं ये वर्ड बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो रॉन्ग होता है। कभी कभी मिस्टेक का पता चल जाता है और कभी मिस्टेक का पता नहीं चलता। अच्छा, एक वर्ड होता है मैरिज और एक होता है वेडिंग। मैरिज आप इस्तेमाल करते हैं जब उसमें मजहबी तकरीब का एलिमेंट हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब मुस्लिम की मैरिज हो तो उसमें निकाह की सेरेमनी होती है। अगर तो वो निकाह की सेरेमनी होगी तो आप उसको मैरिज कहेंगे। मैरिज कब बोला जाता है, जब उसमें कौन सी सेरेमनी डिस्कस होती है,
निकाह की, बाकायदा तौर पे मजहबी रसूमात का शामिल होना, उसको मैरिज कहते हैं। और अगर उसमें एज अ होल आप फंक्शन या गैदरिंग, या आप ये समझें उस सारे का सारा वो जितना भी एक फंक्शन है, उसको आप वेडिंग सेरेमनी कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया मैरिज और वेडिंग का। तो आई होप कि ये जो आज की वीडियो अभी तक चल रही है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन में खातिर खा इजाफा कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, ओल्डर का और एल्डर का, ओल्डर और एल्डर का डिफरेंस। देखें, ओल्डर आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा उम्र के लिए, ठीक है, और ये आप इस्तेमाल करते हैं जहाँ खूनी रिश्ते का एलिमेंट ना हो। एल्डर आप हमेशा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे खूनी रिश्ते का एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। ओल्डर में क्या होता है, खूनी रिश्ते का एलिमेंट नहीं होता। माई फ्रेंड इज़ 2 years ओल्डर देन आई एम। तो फ्रेंड के बारे में आपने ओल्डर लगा लिया क्योंकि यहाँ पे खूनी रिश्ते का कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब आप एल्डर इस्तेमाल करेंगे तो एल्डर कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन आ जाता है। तो ब्लड रिलेशन के लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि माय सिस्टर इज़ 3 years एल्डर देन आई एम। तो सिस्टर की दफ़ा आप एल्डर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिस्टर की दफ़ा सॉरी आप एल्डर इस्तेमाल करेंगे, और फ्रेंड की दफ़ा आप एल्डर इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीज़न मैंने आपको पहले बताई कि जब गैर खूनी रिश्ता हो, यानी कि आम रिलेशन है, उसके लिए आप ओल्डर इस्तेमाल करेंगे, जबकि खूनी रिश्ते के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्डर इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आज की ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, और करेक्ट राइटिंग के लिए या रूल ऑफ करेक्शन के लिए ये बड़े अहम वीडियोज़ हैं। आप इससे खातिर खा फ़ायदा उठाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर आपको कोई क्यूरी का सामना हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। एज सुन एज पॉसिबल हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया।